गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर विद्रोह करो, सेकंड चैप्टर था हमारा भाग्य के फेर और थर्ड चैप्टर था सफलता के रहस्य। ये 3 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर डिलीट होने के कारण मैंने दोबारा अपलोड किया है और थर्ड चैप्टर हमारा ऑलरेडी चैनल पे था, जो कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर उसका लिंक ले सकते हैं। फोर्थ चैप्टर में हम लोग आएंगे फयान की भारत यात्रा। इसमें हमें एक चीनी यात्री के बारे में पढ़ना है, जो कि भारत में आकर के कैसे कैसे भारत के विषय में देखा, क्या देखा, ये पढ़ना है। जिस चैप्टर को लिखे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस चैप्टर को लिखे हैं। इसका हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चीनी यात्रियों ने भारत भ्रमण करके जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, उनसे प्राचीन भारत के इतिहास बहुत सी बातें मालूम होती है। पहला चीनी यात्री फयान था। हमें चीनी यात्री यानी कि चीन के एक युवक के बारे में पढ़ना है, जो कि भारत को देखने के लिए आया था और उसका नाम क्या था? फयान। और लेखक कह रहे हैं कि इसमें हमें इस पाठ को पढ़ने में, यानी कि फयान के यात्रा को पढ़ने में हमें भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। पहला चीनी यात्री फयान था। वह मध्य चीन का रहने वाला था। सन 400 ईस्वी में वह अपने देश से भारत की यात्रा करने निकला। उसकी यात्रा का उद्देश्य था बौद्ध तीर्थ स्थानों का दर्शन और बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करना। फयान जो था वह 400 ईस्वी में, सन 400 ईस्वी में भारत के लिए अपने देश चीन से निकला था और वो उसको करना क्या था, तो बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों को देखना था और साथ ही बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तकों को एकजुट करके अपने साथ ले जाना था। उसका यही उद्देश्य था। उस काल में भारतवर्ष से चीन को आने जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक रास्ता था खुतून नगर से होकर भारतीय सीमा पर पहुंचने का और दूसरा रास्ता था लंका के टापुओं से होकर। लेखक बता रहे हैं कि सन 400 ईस्वी में भारत से चीन के लिए जो रास्ते थे वो सिर्फ 2 थे। एक खुतून नगर से होकर के भारत के सीमा पर आने वाला रास्ता था और दूसरा था लंका के टापुओं को पार करते हुए आने वाला। पहले रास्ते से भारत और चीन का व्यापार होता था। पहला स्थल मार्ग था और दूसरा जल मार्ग। जो हमारा पहला रास्ता था भारत से चीन के बीच में, वह कौन सा था? खुतून नगर से होकर भारतीय सीमा तक वाला। उससे क्या होता था, जो भारत और चीन के बीच में व्यापार की जो संबंध थी, सामान के आने जाने का जो संबंध था, वो हमारा पहले रास्ते से होता था, जो कि स्थल मार्ग था, यानी कि रोड था। और दूसरा रास्ता जो था वह लंका के टापुओं से होकर आता था और वो जल मार्ग था, यानी कि उधर समुद्र काफ़ी होते थे। समुद्र में तूफान बहुत आते थे, इस कारण जल मार्ग बड़ा भयावह हो गया था। फयान बड़ा वीर और निर्भय यात्री था। वह चीन से भारत में खुतून के मार्ग से होकर आया था और लंका तथा जावा के मार्ग से होकर अपने देश को लौटा था। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जो हमारा यात्री था, चीनी यात्री फयान, वो बहुत ही वीर था। आते टाइम वह खुतून के रास्तों से, यानी कि स्थल मार्ग से आया था और जाते टाइम जब वह भारत की यात्रा कर लिया और जब वह जाने का निर्णय किया, उस समय वह जल मार्ग से होते हुए लंका के टापुओं से होते हुए अपने देश को लौटा। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वह भारत में क्या क्या देखा और कैसे कैसे आया। फयान के साथ और भी यात्री थे। खुतून पहुंचने के लिए लाप का जंगल पार करना पड़ता था। इस जंगल में फयान और उसके साथियों का बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। कोसों पानी का नाम तक न था। सूर्य अपने प्रचंड ताप से तप रहा था।
प्यास और गर्मी के मारे यात्रियों का कंठ सूखने लगा। फयान बता रहा है कि जब वो लोग चीन से भारत के लिए निकले थे तब उन्हें बहुत ही कठिन रास्तों का सामना करना पड़ा और उस रास्ते में एक जंगल भी था जिसका नाम था लाप। और उस लाप के जंगल को पार करने, वो जंगल बहुत ही भयावह था और जब फयान चला था अपने घर से, अपने देश से, तो उसके साथ बहुत से उसके मित्र भी चले थे, लेकिन कुछ जंगल को पार न कर पाने के डर से उस रास्ते को छोड़ दिए और कुछ प्यास के मारे छोड़ दिए। बता रहे हैं फयान कि जब हम लोग रास्ते में निकले थे उस समय सूर्य का जो ताप था, यानी कि सूर्य की किरणें जो थी सीधे इनके सर पर आती थी और उधर पीने के पानी का कोई सुविधा न था, इसलिए कुछ लोग तो प्यास के मारे भी उस रास्ते को छोड़ दिए और कुछ लोग जंगल के डर से भी छोड़ दिए। आगे कहीं कहीं रास्ता भूल जाने से उन्हें और भी अधिक कष्ट उठाना पड़ा। वन में मार्ग भटकते भटकते तथा अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए वे सब लाप झील के किनारे जा पहुँचे। उस समय प्रायः सभी यात्रियों की बुरी दशा थी। कितने ही यात्री घबरा गए। उन्होंने अब आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया, परंतु फयान बड़े धैर्य से भारत यात्रा पूरी करने में अपने विचार पर अटल रहा। लेखक बता रहे हैं कि बहुत से जो उनके दोस्त थे वो सब इस यात्रा को पूरा न करने के डर से, मतलब कि जंगल के और प्यास के कारण उनकी यात्रा जो पूरा न करने का डर था वो उन्हें यात्रा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और साथ ही कुछ लोग सूर्य के प्रताप को भी बर्दाश्त न कर पाए और कुछ लोग वहाँ भी उनका साथ छोड़ दिए और वह भारत की यात्रा को पूरा न कर पाए। लेकिन फयान जो था वो बहुत ही वीर था। उसने एक बार फैसला कर लिया कि मुझे भारत की यात्रा करनी है, मतलब करनी है, और वह अपनी जी जान लगा करके भारत तक आने का हर एक कष्टदायी रास्ते को पार करते गया। वह मार्ग के कष्टों को झेलकर अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ता गया। फयान 2 महीने में खुतून पहुंच गया। वहां लोगों ने उसकी बड़ी आवभगत की। उस काल में खुतून हरा भरा और संपन्न बौद्ध राज्य था। आज तो यह राज्य उजाड़ हो गया है, परंतु प्राचीन महलों, यहाँ बता रहे हैं लेखक कि बहुत कष्ट के साथ जो फयान है वह खुतून पहुंच गया और साथ अभी उसके साथ कुछ जो उनके मित्र थे, 2-4 लोग अभी उनके साथ भी थे। खुतून आने पर वहाँ फयान के बहुत सारे इज्जत सत्कार किए गए, उनका बहुत ही आवभगत किया गया। और साथ ही फयान ये बता रहे हैं कि जब वो सन 400 ईस्वी में पहुँचे थे तो खुतून एक हरा भरा और संपन्न बौद्ध राज्य था, यानी कि बहुत ही सुंदर बौद्ध राज्य था। और आज के समय में लेखक बता रहे हैं कि वह उजड़ चुका है, लेकिन प्राचीन महलों, स्तूपों, बागों और विहारों के खंडहरों के रूप में उस राज्य के स्मृति के चिन्ह आज भी पाए जाते हैं। लेखक बता रहे हैं कि अब मतलब जो खुतून जो जगह है वह उजड़ चुका है, लेकिन अपने महलों के लिए, स्तूपों के लिए और बागों के लिए आज भी वो बहुत ही फेमस है और वहाँ लोग आज भी घूमने जाते हैं। खुतून से चलकर फयान काबुल पहुंचा। काबुल से वह स्वयं गंधार और तक्षशिला पेशावर आया। उसने वहाँ बहुत ऊंचा और सुंदर बौद्ध स्तूप देखा। हमने आगे पहले ही बताया है कि जो फयान था वो बौद्ध धर्म के बारे में पता लगाने के लिए निकला था। तो वह सबसे पहले कहाँ पहुँचा? खुतून पहुँचा। खुतून के बाद वह काबुल पहुँचा और काबुल से वह स्वाक गंधार गया। स्वाक गंधार के बाद तक्षशिला पेशावर गया और तक्षशिला पेशावर में उसने बहुत ऊंचा ऊंचा और सुंदर सुंदर बौद्ध स्तूप देखा, यानी कि बौद्ध धर्म की अच्छी अच्छी चीज़ें
देखा। आगे चलकर उसने सिंधु नदी पार की और मथुरा पहुंचा। मथुरा के वर्णन करते हुए उसने लिखा, मथुरा में यमुना के दोनों किनारों पर 20 संघाराम और उनमें लगभग 30,000 साधु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार है। फयान अपने यात्रा में लिखे हैं कि जब वह गए मथुरा में, तो मथुरा में उन्होंने देखा कि मथुरा में यमुना नदी के किनारे जो है 20 संघाराम है, जहाँ की लगभग 30,000 साधु रहते हैं और वहाँ बौद्ध धर्म की अच्छी प्रचार प्रसार है। और वो साधु भी कौन थे? बौद्ध धर्म के ही थे। आगे चलकर फयान लिखता है, राजपूताने का राजा बौद्ध है। दक्षिण की ओर जो देश है वह मध्य प्रदेश कहलाता है। उस देश की जलवायु न बहुत गर्म है न बहुत ठंडी। बर्फ या कुहारे की अधिकता नहीं है। फयान मथुरा के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ उन्होंने यमुना नदी को बहुत अच्छी तरह से देखा और साथ ही वहाँ क्या क्या बौद्ध धर्म के देखने योग्य सामान है वो उन सभी को भी देखा। बौद्ध धर्म की अच्छी प्रचार प्रसार है, इसको भी फयान ने वहाँ बहुत अच्छी तरह से समझा। उसके बाद वह मध्य प्रदेश के तरफ गया, जो कि दक्षिण के तरफ है, मथुरा से दक्षिण के तरफ है। वहाँ उसने देखा कि जो मध्य प्रदेश की जलवायु है न बहुत ठंडी है न ही बहुत गर्मी है। बर्फ़ और फुहारे वहाँ अधिक नहीं आते हैं, लेकिन जो वहाँ की प्रजा है वो बहुत ही सुखी है। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही सुखी है, बहुत खुशहाल रहते हैं। लोगों को कर अधिक नहीं देना पड़ता है। शासक लोग अत्याचार नहीं करते। किसानों को अपनी उपज का एक निश्चित भाग राजा को देना पड़ता है। लोग इच्छा अनुसार चाहे जहाँ घूम फिर सकने के लिए स्वतंत्र है। अपराधी को उसने अपराध के अनुसार भारी या हल्का दंड दिया जाता है। देश भर के जीव हत्या नहीं होते। बयान बता रहा है कि जो हमारे मध्य प्रदेश की 400 ईस्वी में जो हालात थी वो ऐसी थी कि वहाँ की प्रजा सारे बहुत ही खुशहाल होते थे। वहाँ लोग जैसी गलती करते थे उस हिसाब से उन्हें दंड दिया जाता था। वहाँ के जो किसान थे वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें एक निश्चित भाग जो है अपने खेती की निश्चित भाग ही राजा को यानी कि अपने शासक को देना पड़ता था। जो वहाँ के शासक थे वो अत्याचार नहीं करते थे। साथ ही फयान ने यह भी देखा कि वहाँ जीव हत्या यानी कि जानवरों को मारने की जो गतिविधि है वहाँ बहुत ही कम थी, मतलब ना के बराबर थी। बाज़ारों में कसाई खाने और मांस बेचने की दुकानें ही नहीं थी वहाँ पे। बुद्ध भगवान के समय से इस देश का राजा महाराजा तथा अमीर लोगों में दान के विहार निर्माण करने की प्रथा चली है। वे लोग भूमि आदि का दान पत्र लिख देते हैं, जिसकी आय से विहारों का काम चलता रहता है। विहारों में रहने वाले साधु संतों का भोजन मुफ्त मिलता है। फयान बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो उस समय हालात थी वो ऐसी थी कि जिस तरह बुद्ध भगवान ने वहाँ बनाया था कि जो अमीर लोग हैं, राजा महाराजा हैं, वो सारे लोग अपने इच्छा अनुसार जो उनके इच्छा होती थी उसके अनुसार कुछ चीज़ें दान करेंगे, जो कि अब तक वहाँ चली आ रही है। तो फयान ने यह भी देखा कि वहाँ न सिर्फ खाने के सामान ही बल्कि ज़मीन भी जो अमीर लोग होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो दान में दे दिया करते थे। और उस दान के वजह से क्या होता था कि जो वहाँ साधु निवास करते थे उनके भोजन के लिए या फिर जो लोग घूमने आते थे उन लोगों के लिए अच्छा खासा व्यवस्था कर दिया जाता था। मथुरा से चलकर फयान ने कनौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, राजगृह, गया, काशी आदि विभिन्न स्थानों की यात्रा की। भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु को फयान ने बुरी दशा में पाया। नगर उजाड़ था। कुशीनगर, जहाँ बुद्ध ने लीला समाप्त की, बुरी दशा में था। वैशाली नगर में बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करने के लिए बौद्धों का दूसरा सम्मेलन हुआ। इस स्थान की दशा अच्छी थी। पाटलिपुत्र यानी पटना का वर्णन करते हुए फयान ने लिखा, पाटलिपुत्र का पुराना राजमहल बड़ा अद्भुत है। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जो फयान थे
वो मध्य प्रदेश के बाद कन्नौज गए, कन्नौज से श्रावस्ती गए, कपिलवस्तु गए, उसके बाद कुशीनगर, पाटलिपुत्र, राजगृह, गया, काशी, मतलब भारत के एक एक कोने तक फयान अच्छी यात्रा की। और फयान उस यात्रा में बता रहे हैं कि कपिलवस्तु में उन्होंने देखा कि जो भगवान बुद्ध की जो जन्मभूमि है कपिलवस्तु, वहाँ की जो हालात थी बहुत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वह नगर जो है वो बिल्कुल उजड़ चुका था। उसके बाद वो कुशीनगर गए, कुशीनगर में उन्होंने पाया कि जहाँ पे इहलिल्या को बुद्ध भगवान ने समाप्त किया था, यानी कि उसकी अंत की थी, उसकी दशा भी काफ़ी खराब हो चुकी थी। वैशाली में ये फयान गए बौद्ध धर्म के पुस्तकों को संग्रह करने के लिए, तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ की दशा काफ़ी अच्छी थी। वहाँ लोग मतलब कि पुस्तकों की एक अच्छी सी सम्मेलन रखा करते थे और वहाँ से पुस्तकें जिसको जो इच्छा होती थी उस प्रकार की पुस्तकें उस सम्मेलन से लोग लिया करते थे। साथ ही ये फयान पहुँचे पाटलिपुत्र यानी कि पटना में, तो पटना में उन्होंने बताया कि पटना का जो पुराना राजमहल है वो बहुत ही अच्छा है। उसके निर्माण में बड़े बड़े पत्थरों का काम लिया गया है, मनुष्यों के हाथों से वह न बना होगा। फयान अपनी मनोदशा बता रहे हैं कि जो वहाँ की पाटलिपुत्र की जो राजमहल है वो काफ़ी सुंदर है, वहाँ बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। और फयान बता रहे हैं कि जो वो पत्थर लगाए गए हैं उस पर जो वर्क किया गया है वो वर्क उनके हिसाब से मनुष्यों के हाथों से नहीं बनाया गया है। उसमें लगभग 600-700 साधु रहते हैं। दूसरे महीने के 8वें दिन यहाँ एक उत्सव होता है। उस उत्सव पर 4 पहियों का एक रथ बनाया जाता है। रथ पर 5 खंडों का बना हुआ एक मंदिर रखा जाता है। मंदिर बहुत सजा हुआ रहता है। उसमें भगवान बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित की जाती है। उसी प्रकार के 30 रथ तैयार किए जाते हैं। फयान बता रहे हैं कि पाटलिपुत्र में जो महल है वहाँ पे हर दूसरे महीने के 8वें दिन पर अच्छा सा उत्सव मनाया जाता है। और उस उत्सव में क्या किया जाता है कि 4 चक्कों वाला अच्छा सा एक रथ बनाया जाता है और उसमें 5 खंडों वाले मंदिर को रखा जाता है। मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया जाता है और उसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी जाती है। उस मूर्ति के साथ और उसी तरह के लगभग 30 रथ तैयार किए जाते हैं और हर रथ के ऊपर 5 खंड के मंदिर और उस मंदिर में बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाती है। यह उत्सव बड़े समारोह के साथ मनाया जाता है। धनी लोगों ने नगर में असहाय रोगियों की चिकित्सा के लिए औषधालय खोल रखे हैं। और उस उत्सव में फयान बता रहे हैं कि उस उत्सव में यही होता है कि जो लोग धनी होते हैं वो असहाय लोगों के लिए, जिनके लिए कोई सहारा न हो, उन लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों का व्यवस्था करते हैं। जैसे कि जिस समय गए थे फयान, उस समय वहाँ गरीब लोगों के लिए और रोगियों के लिए अच्छी सी हॉस्पिटल खोली गई थी। फयान ने गया में बौद्ध वृक्ष तथा बौद्धों के अन्य धार्मिक स्थानों का वर्णन किया। उसके उपरांत वह काशी, ताम्रलिप्ति आदि स्थानों का भ्रमण कर जहाज द्वारा सिंहल द्वीप गया। लंका में उसने बहुत सी धार्मिक पुस्तकें इकट्ठी कर ली। फयान बता रहे हैं कि उसके बाद ये बौद्ध वृक्ष और बौद्ध धर्म की धार्मिक स्थानों का बहुत अच्छी तरह से घूमे और बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए, हर चीज़ को समझने की कोशिश की है। उसके बाद वह काशी गए और काशी के बाद ताम्रलिप्ति गए। उन्होंने काशी में और लंका में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकों का संग्रह भी किया, क्योंकि वह बौद्ध धर्म की पुस्तकों को लेने के लिए आए थे, तो वो लंका से बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें भी लिए। उसके बाद वह 2 वर्ष, इतने कार्य को करने में उन्हें 2 वर्ष लग गया। उसके बाद वह अपने घर को जाने लगे। उस समय क्या हुआ, फयान लंका में 2 वर्ष तक रहा। भारत की तरह वहाँ भी उन्हें बौद्ध धर्म का बड़ा उत्कर्ष देखा। भारत की तरह वहाँ भी उसने बौद्ध धर्म की बहुत सी पुस्तकें और मूर्तियाँ इकट्ठी कर ली।
उन्हें वह अपने साथ चीन ले गया। स्वदेश छोड़े फयान को बहुत समय हो गया था, इसलिए उसे अपने देश का स्मरण होने लगा। अंत में उसने एक जहाज यात्रा की। वह अनेक कठिनाइयां उठाता हुआ अपने देश को चल पड़ा और 8 दिन की लंबी यात्रा के उपरांत दक्षिणी चीन में समुद्री तट पर सकुशल पहुंच गया। लेखक बता रहे हैं कि फयान लंका में जब पुस्तकें इकट्ठे कर रहे थे, उस समय उन्होंने लंका में यह देखा कि वहाँ भी भारत के तरह बौद्ध धर्म की बहुत सारी प्रचार प्रसार थी और वहाँ वो लगभग 2 साल तक रहे। लंका में फयान लगभग 2 साल तक रहे। उसके बाद वह 7 दिन की बहुत ही कठिनाइयों भरी रास्ते को पार करते हुए अपने देश को वापस चीन को लौट गए। भारत यात्रा करके फयान ने स्वयं को धन्य समझा। उसने आज भी प्रत्येक भारतीय का मस्तक गौरव से ऊंचा हो उठता है। और जब भी लोग फयान की इस यात्रा के बारे में पढ़ते हैं, तब भारत एक सर्वश्रेष्ठ देश में माना जाता है। यह हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया चैप्टर था फयान की भारत यात्रा, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।